गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को दूर दूर तक फैलाइए। आप हम पार्ट 2 कृतिका भाग में कक्षा 10 की कृतिका भाग में दूसरा पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के रचयिता है कमलेश्वर। ओके, पाठ के रचयिता कौन है? कमलेश्वर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जॉर्ज पंचम की नाक दिख रही है। हास्य पाठ है एक प्रकार से हम कहें तो, ठीक है। इसी की नाक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे है, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, यानी अखबारों में, यानी जो पेपर है उसमें उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिज़ाबेथ का दर्जी परेशान यह था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौर पर रानी कब क्या पहनेगी। उसका सेक्रेटरी, उसके सापत जासूस भी उनके पहले इस द्वितीय भाषा का तूफानी दौर करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं। जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। यानी फोटोग्राफर, यानी जो फोटो खींचने वाले हैं, उनका समूह बनाया जा रहा था। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि ईरानी ने 100 हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। कभी 400 पेड़ खर्चा उस सूट पर किया गया है। रानी एलिज़ाबेथ की जन्म पत्री में भी छपी है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और उनके नौकर, बावर्चियों, खानासामों, अक्षरकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पालने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबारों में छप गई। बड़ी धूम हुई थी, बड़ा शोर शराबा हुआ था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, यानी ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। असली में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा एरो है वो दूसरे पेज पे जा रहा है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशम सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ क्या बहुत ही होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जाने हथेली पर लेकर लड़ चुक रहे थे, उनकी सांस शौक के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही थी। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेखरफ मुंह से निकाल गया, वह आए हमारे घर। और खुदा की रहमत, कभी कभी हम उनके कभी अपने घर देखते थे, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट हो गया, यानी दिल्ली एक प्रकार से बदल गई। और कश्मीरियों का यही था कि किसी ने नहीं कहा कि ने किसी
को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की भूल साफ हो गई, इमारतों को नाज नीना की तरह श्रृंगार किया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ हो जा रहा था, सब कुछ होने जाने की पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे कि क्या वक्त आंदोलन हुआ। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था। यानी जो हम देख सकते हैं कि हम जब क्या करते हैं, कोई कुछ करते हैं, मतलब को त्यौहार गणेश जी का आया है जैसे, तो हम पैसे जमा करते हैं, तो वही है यहाँ पर कि चंदा जमा था। ठीक है। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात गए थे। क्या मांझल की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन नाकों लोग हाथ पहुंच, उन्हें शानो शौकत के साथ उतराकर अजय बखरों में पहुंचा दिया गया। कहीं तो शान लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला है। उसी जमाने में वह एक आदर्श हुआ। इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गलत लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खलाओं की एक छोटी मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि यह क्या हो जाए। वह सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। आगे का भाग